स्वागत है बुलेटिन में आप सभी का। तो नए साल के साथ साथ अच्छी खबरें आनी भी शुरू हो गई। जहां कोरोना टीकाकरण की तैयारी चल रही है, वहीं नए साल में योगी सरकार बम्पर भर्तियों की सौगात भी देने जा रही है। शिक्षा विभाग जल्द ही करीब 90,000 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्तियां होंगी और ये साफ कह दिया गया है, एक समय सीमा दे दी गई है कि 6 महीने के अंदर अंदर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि 90,000 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। एलटी ग्रेड और प्रवक्ता पदों के 15,508 पद हैं। लिपिक के 2,971 पद हैं और इस महीने इसका विज्ञापन जारी होगा, जिसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद यही है कि जो 22 में चुनाव है उससे पहले पहले प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, जब आचार संहिता लागू होती है, तो फिर इस तरह की गतिविधियां नहीं हो सकती। तो उम्मीद यही है कि पारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियां होंगी और सभी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राजीव हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं इससे बड़ी खबर पर। तो राजीव, अच्छी खबर है नए साल में, एक तरफ टीकाकरण की तैयारी, दूसरी तरफ भर्तियों की तैयारी। देखिए, यकीनन जिस तरह से बीते दिनों योगी सरकार ने 69,000 शिक्षकों की सकुशल भर्ती कराई है, उसके बाद एक बार फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के 90,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया है, जिनमें से सबसे पहले जो एडेड स्कूल है जो माध्यमिमिक में एलटी ग्रेड के, उनके 15,508 शिक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी और साथ ही साथ इन एडेड स्कूलों के 1971 जो लिपिक के पद खाली हैं, यानी कि बाबुओं के पद खाली है, उनको भी अधीनस्थ सेवा आयोग के जरिए भरा जाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें 51,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और जो बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त स्कूल है उनमें भी 5,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। योगी सरकार पहले ही जहां प्रवक्ताओं के 1400 पदों के लिए अधियाचन भेज चुकी है, जिनका सिलेक्शन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा, वहीं 8,166 जो पद है एलटी ग्रेड के, उन पर भी सिलेक्शन की तैयारी की जा रही। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2021 में जो योगी सरकार है वो 90,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती करके उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को एक बड़ा मौका देगी, रोजगार देने का काम करेगी। अब तक अगर देखा जाए तो योगी सरकार चाहे शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, इन तमाम विभागों में लाखों युवाओं को रोजगार दे चुकी है और उसी के क्रम में 2022 के चुनाव के पहले एक बार फिर योगी सरकार ये बड़ा तोहफा देगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात राजीव ये है, क्योंकि भर्तियां तो पहले भी होती रही, लेकिन भर्तियां होते होते, प्रक्रिया कोर्ट से होते होते सरकारें बदल जाती है, लेकिन प्रक्रिया अगली सरकार में जाकर पूरी होती है। तो एक 6 महीने का समय भी दे दिया गया कि इसके अंदर अंदर प्रक्रिया पूरी करनी है। प्रीति, जैसा कि आपने देखा, चाहे 69,000 की भर्ती का मामला हो या फिर उससे पहले 68,000 या शिक्षा मित्रों का मामला हो, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते कुछ ऐसे उसमें मुद्दे उठे जो कोर्ट में लंबित हुए, जिसको देखते हुए योगी सरकार ने साफ किया है कि जो आने वाले दिनों में 90,000 भर्तियां होती हैं, अगर उसमें किसी तरह की खामी पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक समय सीमा निर्धारित की है कि 6 महीने के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी, क्या योगी सरकार के निर्देश पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में जो ये 90,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है उसे 2021 में पूरा किया जा सकेगा या नहीं, ये एक सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए, बिल्कुल। और राजीव, क्योंकि कई भी हम देख रहे हैं, कल भी नियुक्ति पत्र बांटे हैं, 1100 नए डॉक्टर मिले हैं, तो उन लोगों से बात करते हैं मुख्यमंत्री डायरेक्ट कि क्या भाई आपकी पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई या कहीं कुछ आपको लेना देना तो नहीं पड़ा। तो ऐसे में ये लग रहा है कि अधिकारी, क्योंकि जैसा नेतृत्व होगा अधिकारियों को वैसे ही काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हर जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है। तो जो लोग जो अभ्यर्थी योग्य हैं इन पदों पर आवेदन करने के लिए, तो अच्छी खबर है, तैयारी अपनी शुरू कर लें, क्योंकि 6 महीने का वक्त दे दिया गया है सरकार की तरफ से और 6 महीने के अंदर अंदर जो भी सारी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएंगी और नियुक्ति 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। और एक और बड़ी खबर है जो मुरादनगर में शमशान घाट के हादसे से जुड़ी हुई है। इसका मुख्य आरोपी अजय त्यागी, जो कि ठेकेदार है जिसने निर्माण कराया था और फरार चल रहा था घटना के बाद से, वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। तो इस पर 25,000 का इनाम एसएसपी ने घोषित किया था। तो कुल 4 लोग हैं जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। इन लोगों के मुकदमे में नाम थे तो केवल अजय त्यागी ही था जो फरार चल रहा था, बाकी तीनों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार इस निर्माण को बताया गया, जो कि अजय त्यागी
ने ही कराया था। तो ऐसे में अब आगे कार्रवाई की जा रही है। तो ये दर्दनाक हादसा, जो तस्वीर आपको नजर आ रही है मुरादनगर के शमशान घाट की है, उस जगह की है जहां पर ये लिंटर गिरा, ये छत गिरी और इसके नीचे दबने से 25 लोगों की मौत हो गई है। तो फिलहाल मामले में गंभीरता से कार्रवाई भी की जा रही है और जो ठेकेदार फरार था, क्योंकि यही एक आरोपी था नामजद जो फरार चल रहा था, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर में एक स्ट्रक्चरल डिजाइन के गिर जाने से काफी लोगों के दबने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसमें तत्काल पुलिस द्वारा राहत कार्य वहां पर शुरू किया गया। एनडीआरएफ की मदद ली गई। स्थानीय प्रशासन एवं लोगों की मदद से कई घायलों को अस्पताल भेजा गया था। वहीं यह भी अवगत कराते हैं कि उसी देर शाम जो है पुलिस द्वारा एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों को नामजद करते हुए एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी के क्रम में अगले ही दिन 4 तारीख की प्रातःकाल को 3 नामजद अभियुक्त, जिसमें सुपरवाइजर आशीष, जेई और वहां के अधिशासी जो अधिकारी हैं, इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो अब आगे कार्रवाई होगी, अदालत में पेशी की जाएगी। और हालांकि सरकार की तरफ से जो मृतक है उनके परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है, जो घायल है उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन लोगों में गुस्सा भी, और कल तस्वीरें हमने दिखाई थी जब एक लंबा जाम लग गया था, 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था हाईवे पर। लोगों ने यहाँ पर आक्रोश जताते हुए जाम लगाया था। तो अब जो ये चौथा आरोपी था वो भी गिरफ्तार हो गया है, क्योंकि गिरफ्तारी की कोशिश लगातार हो रही थी। बाकायदा स्पेशल टीम का गठन किया गया था। 25,000 का इनाम अजय त्यागी पर रखा गया था और अब इसे गिरफ्तार किया गया है। अब ये भी देखा जा रहा है कि इससे पहले कहां-कहां इसके ठेके थे, या आने वाले समय में या भविष्य में कहां-कहां इसने ठेके लिए हैं काम कराने के, उन सबको भी खंगाला जा रहा है। क्योंकि ये तो साफ हो गया कि ये ठेकेदार अपनी कमाई के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता था और गुणवत्ता का कहीं भी कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता था। अमित हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। तो अमित, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, चौथा नामजद आरोपी वो भी गिरफ्त में। बिल्कुल प्रीति, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा। जिस तरीके से बीते 36 घंटे के अंदर ही गाजियाबाद पुलिस ने जो मुख्य आरोपी था अजय त्यागी, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उससे 25,000 का इनाम रखा गया था और इनाम रखने के 2 घंटे के भीतर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अजय त्यागी को मेरठ और मुजफ्फरनगर बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है, जहां से वो कहीं भागने की फिराक में था। वहीं ये भी बताया जा रहा है, शुरुआती जांच में ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि अजय त्यागी कुछ वकीलों के संपर्क में था कि वो आत्मसमर्पण करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। एक बड़ा हादसा हुआ था जिसके अंदर की मिलावट के कंक्रीट से बना हुआ जो लेंटर था वो भरभरा कर गिरा और 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तभी से नामजद इसके ऊपर एफआईआर थी। कल सुबह ही पुलिस ने ईओ निहारिका सिंह सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। चौथा जो मुख्य आरोपी था अजय त्यागी, उसको भी कल देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया जब वो यहां से भागने की फिराक में था। हालांकि पुलिस उसे अभी कस्टडी में लेगी, उसे जानेगी। साथ ही जो गाजियाबाद जिलाधिकारी, उनका भी कहना यह है कि अजय त्यागी के कहां टेंडर चल रहे थे, इन तमाम चीजों की जांच की जाएगी। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद पुलिस की अगर बात करें कि जब से यह हादसा हुआ तभी से गाजियाबाद पुलिस की संवेदना देखने को मिली थी, क्योंकि जिस तरीके से हादसे में गाजियाबाद पुलिस पहुंची और कई लोगों को वहां बचाया गया। साथ ही जब से ही अजय त्यागी का नाम आया था तभी से गाजियाबाद पुलिस ने की अलग-अलग 3 टीमें थी जो कि इस पे काम कर रही थी और कल देर रात गाजियाबाद पुलिस को इसमें कामयाबी मिली भी और अजय त्यागी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। प्रीति, बिल्कुल। और अमित, अगर हम बात करें तो ठेकेदारी में ठेका किस तरह से हासिल किया जाता है, क्या क्या धन बल कहें, बाहुबल कहें, सब चीज का रसूख का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में क्या इस तरह के कोई मामले अजय के खिलाफ पहले भी आए थे, या कहीं कि इसका रिकॉर्ड अब तक क्या रहा है? अजय त्यागी में पहले भी एक मारपीट का जो मुकदमा है दर्ज हो चुका है। इसने एक पार्षद के साथ नगर निगम के भीतर ही मारपीट की थी। वहीं दूसरी अगर अजय त्यागी की अगर बात की जाए, इसका अच्छा खासा रसूख है नगर निगम में, नगर पालिकाओं में। यही कारण भी है कि करोड़ों के टेंडर इसको मिला करते थे। वहीं ये भी जांच का विषय है कि कहीं किसी सफेद पोस्ट नेता का इसके सिर पर हाथ तो नहीं था, जिसकी सरपरस्ती में अजय त्यागी इस तरह के हुक्म कर रहा था। ठेकेदारी की आड़ में जिस तरीके से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था, जो मिक्सिंग की जा रही थी, जो कंक्रीट का जो मलता है उसमें जो मिक्सिंग करके जो बना रहा था, मिलावटखोरी करके जो बना रहा था, यही कारण भी रहा कि भरभराकर एक लेंटर गिरता है जिसके अंदर 25 दर्दनाक मौत हो जाती है। हालांकि अभी भी जो इलाज करा है उनमें से कई हालत गंभीर है, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि समय रहते गाजियाबाद पुलिस ने अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश की जा रही है कि इसके कहां-कहां टेंडर और चल रहे हैं, कहां-कहां इसका जो निर्माण कार्य है वहां चल रहे हैं। लालच की भेंट 25 जिंदगियां चढ़ चुकी है और अब तो कम से कम प्रार्थना करते कि आगे कोई और ये आंकड़ा ना बढ़े। लेकिन जरूरी यह है कि इसके टेंडरों को देखा जाए, किसकी सरपरस्ती में इस तरह के घोटाले घपले करता है उनको देखा जाए और सभी को पकड़ा जाए। शुक्रिया अमित आपका बहुत बहुत इस जानकारी के लिए।
और अब बात उस बड़े मिशन की जो उत्तर प्रदेश सरकार आज से शुरू करने जा रही है, क्योंकि टीकाकरण शुरू होगा 14 तारीख से, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन जब टीकाकरण शुरू हो तब सारी तैयारियां पुख्ता हो, कहीं कोई कमी ना रहे, योजना के अनुसार लोगों तक टीके पहुंचे। इन सब बातों को आंकने के लिए, समझने के लिए आज बैठक है और ड्राई रन शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर अधिकारियों के साथ 11 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। तो ये पहले ही कह चुके हैं मुख्यमंत्री कि मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी से टीकाकरण शुरू होगा। और वाकई में एक बहुत बड़ा अभियान ही से आप समझिए, जब इतनी 23 करोड़ से ज्यादा की आबादी जिस राज्य में हो, वहां किसी भी कमी की गुंजाइश नहीं रखना चाहती है सरकार। तो ऐसा नहीं कि एक आध जगह पर ये ड्राई रन होगा, पूरे 75 जिले यानी कि सब जिलों को शामिल किया गया है, जहां ये देखा जाएगा कि जब टीकाकरण शुरू हो तो कहां-कहां कौन सी व्यवस्थाएं अभी बनानी बाकी हैं। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन 5 जनवरी से यूपी में एक साथ 1500 स्थानों पर शुरू होगा। सीएम योगी भी ऐलान कर चुके हैं कि मकर संक्रांति से यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच कोरोना वैक्सीन और वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सुरक्षा पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन की कार्य योजना पुलिस ने तैयार कर ली है। किसी तरह का पैनिक न हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये व्यापक कार्य योजना पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है और वैक्सीन के भंडारण से लेके संचरण और जब ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा, इन सभी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था हम देंगे। कल राज्य के सभी 75 जिलों में 6-6 अस्पतालों में वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त और सभी डीएम को सरकार की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। तो जो सरकार की और केंद्र सरकार की कार्य योजना आएगी, उस हिसाब से हम पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे। कोरोना और स्वास्थ्य मंत्री का भी कहना है कि इस ड्राई रन के जरिए ये आंकने की कोशिश होगी कि अगर कहीं कोई कमी है तो उसे वक्त रहते पूरा कर लिया जाए, उसे दूर कर लिया जाए। हम लोग 75 जनपदों में 6-6 जगह पर अर्बन और ग्रामीण को मिला के हम लोग ड्राई रन पुनः करने जा रहे हैं, क्योंकि एक जगह करने से हमको पूरी जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए जितना प्रशिक्षण हमने 15-20 दिन से हम करा रहे हैं, उसका सही अंदाज़ा तब लगेगा जब पूरे प्रदेश में जिला अस्पतालों पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और जहाँ जहाँ ये तय किया गया वहाँ इनको करना है। तब वो ड्राई रन में जो कमियाँ होंगी या जो प्रशिक्षण में इन लोगों ने नहीं समझागा, उसको हम देखेंगे। चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। खबर मथुरा से है, जहां की थाना शेरगढ़ पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अवैध असलहे और कारतूस की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के कब्जे से पुलिस ने तमंचे, 30 जिंदा कारतूस और एक गाड़ी बरामद की है। तो मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद दलौता बिजली घर के गेट के पास से इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। और खबर बदायूं से है, जहां के उघैती थाना क्षेत्र के क्यावली गांव में 45 साल की महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। आरोप है कि महिला देर शाम मेरवी स्थित ठाकुर द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना करने गई थी, लेकिन जब घर लौट रही थी तो इसी दौरान उनकी जान चली गई। मृतका के बेटे आरोप लगा रहे हैं कि करीब रात 11 बजे मंदिर का महंत सत्यनारायण अपने 3 साथियों के साथ उसकी मां को गाड़ी से घर छोड़ने आया था। हालांकि मंदिर के महंत का कहना है कि महिला कुएं में गिर गई थी और उस दौरान वो जख्मी हो गई थी, जिसका रेस्क्यू करने के बाद ही उसे घर छोड़ा था। लेकिन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और आरोप सीधे महंत पर लग रहे हैं। रात को 11:30 बजे 3 लोग हमारी मम्मी को यहाँ पे डाले मार कूट के, पता नहीं क्या किया उन्होंने। हमने देखा तो वो मरी हुई थी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है पूरे मामले में? हमें तो ये लग रहा है कि रेप किया है किसी ने। स्वागत है आप सभी का। और अब बात मौसम की करेंगे। तो बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, जिससे ठंड भी बढ़ गई है। और पहाड़ी इलाकों में क्योंकि बर्फबारी भी लगातार हो रही है और आगे भी मौसम विभाग का अलर्ट है। तो दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस वक्त भी बादल छाए हुए हैं। तो ऐसे में ठंड भी है और कई जगह कोहरा भी पड़ रहा है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार भी कम हो गई है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि बारिश की वजह से जो प्रदूषण था वो काफ़ी कम हो गया है। तो ऐसे में जो भी पेड़ पौधे हैं या आसपास आप देखेंगे तो काफ़ी साफ सुथरा सा नज़र आ रहा है और ठंड ज़रूर बढ़ गई है। लेकिन इस बारिश को लोग अच्छा माने। हालांकि कई जगह ओलावृष्टि ने किसानों को नुकसान पहुंचाया है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश शुरू हो गई है और यह बारिश शनिवार से रुक रुक करके हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में
ठिठुरन वाली ठंड शुरू हो गई है, लोगों को दिक्कत हो रही है। हालांकि देखा जाए तो मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि 6 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में यही स्थिति बनी रहेगी और ओले भी पड़ने की संभावना जताया था मौसम विभाग ने। लेकिन इस समय मैं आपको दिखाऊं कि सुबह का समय है, लेकिन पूरा अंधेरा छा गया है, आसमान में काले बादल हैं और बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और बारिश हो रही है। तो ऐसे में यह अनुमान लग रहा है कि पूरे दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि पहले ही देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और कोहरा भी दस्तक दे दिया था। लेकिन अब जो लगातार बारिश हो रही है इससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हल्की भी बारिश होती है तो जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में आज मंगलवार का दिन है, लोगों को घर से निकल के कामकाज पे भी जाना है, लेकिन जिस तरह सुबह से ही बारिश हो रही है और अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो मौसम विभाग ने भी कहा है कि 6 जनवरी तक यही स्थिति बनी रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे और इसी तरह से बारिश होती रहेगी। तो बारिश की वजह से ठिठुरन वाली ठंड शुरू हो गई है दिल्ली में, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है और ऐसे में लोग खुद अपना बचाव भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो गाड़ियों के हेडलाइट्स वगैरह भी जला के निकल रहे हैं, क्योंकि दिन में ही जिस तरह से आसमान में आप देख सकते हैं कि काले बादल छाए हुए हैं, तो इसका पूरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए, तो सर्दी का मौसम है तो सर्दी का आनंद लीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।